बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आने के बाद अब काफी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, ये आग प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी थी, जिसमें अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, 4 मरीजों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। देखिए, मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में हुए आग हादसे पर खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है, लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं वो बहुत ही विचलित करने वाली हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, जो अभी खुलासा हुआ है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को आग में जलता छोड़कर मौके से फरार हो गया। ये अपने आप में एक गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है उसको दिखाता है, और साथ ही साथ किस तरह से मरीजों की जो जिम्मेदारी है उससे भागते हुए यहां पर अस्पताल के स्टाफ की ये जो लापरवाही है वो किस तरह से सामने आई है, वो अब सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि प्रसाद हॉस्पिटल में सुबह आज करीब 3 बजे आग भड़क उठी। शुरुआती जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद परिजनों के जो मरीज हैं उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर बहुत ही गैर मानवीय होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ पीड़ित के परिवारों ने यह बताया है कि उनके पिता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे और इस हादसे में उनकी जान चली गई। परिजन का आरोप है कि आग लगने पर अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। कितनी असंवेदनशीलता यहां पर नजर आ रही है, किस तरह से ये जो लापरवाही है वो अस्पताल प्रशासन की नजर आ रही है। जो वहां पर स्टाफ मौजूद था वो मरीजों को छोड़ करके फरार हो जाता है। जब मरीजों को अस्पताल के स्टाफ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो वहां पर नदारद थे, वो अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, उन्होंने मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया। अब अगर अस्पताल का स्टाफ इस तरीके की हरकत करेगा तो आखिर मरीज जो है अस्पताल जब जाता है तो वो किस भरोसे पर जाएगा। जो परिजन है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने मृत मरीजों के शव तक मुहैया नहीं कराए। अग्निशमन अधिकारियों ने भी बताया कि जब फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची तो अस्पताल का ज्यादातर स्टाफ वहां से फरार हो चुका था। दमकल कर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्डों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर वहां से फंसे मरीजों का रेस्क्यू किया है। इसके साथ ही इस हादसे में अब तक 20 से ज्यादा जो मरीज हैं उनके घायल होने की जो खबर है वो सामने आई है। देखिए, जो आंकड़ा है वो 4 तक पहुंच गया है। पहले खबर सामने आई थी कि 3 लोगों की जान चली गई है और अब ये आंकड़ा बढ़ करके 4 पहुंच चुका है। इसके साथ ही जो मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं उनकी भी हालत काफी ज्यादा जो नाजुक है वो बताई जा रही है, और ऐसे में मौतों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो लगातार खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं जिस तरह से नजर आ रही हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह की लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई है। अस्पताल में ये जो बड़ी लापरवाही है वो देखने को मिली है, और इन मरीजों की जो हालत है वो बेहद ही नाजुक बताई जा रही है जो अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल राहत और बचाव काम लगातार जारी है। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने भी पुष्टि की है मौतों की। उन्होंने बताया है कि आसपास के अस्पतालों में भी कुछ गंभीर मरीज भर्ती किए गए हैं, उनकी स्थिति के बारे में भी पता किया जा रहा है। फिलहाल के लिए 4 जो मौतें हैं उनकी खबर सामने आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अभी मौतों की जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हुई है, क्योंकि ये आंकड़ा कभी भी बढ़ सकता है। जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। अस्पताल में मौजूद मरीजों के रिश्तेदारों ने भी आग लगने के बाद अस्पताल प्रशासन पर बेहद ही गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि जो मरीज आईसीयू में भर्ती थे इस घटना में मारे गए हैं। इसके साथ ही आरोप यह भी है कि अस्पताल प्रशासन ने शव भी उन्हें नहीं सौंपे हैं, और आग लगने के बाद कई स्टाफ सदस्य अस्पताल परिसर से ही गायब हो गए। जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक जो आग लगने की वजह है
वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और इस पूरे मामले में अब सरकार की तरफ से भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही यहां पर यह भी आप समझ लीजिए कि जो सिविल सर्जन है वो भी स्थिति का जायजा लेने और मेडिकल सहायता में तालमाल बिठाने के लिए घटनास्थल पर लगातार पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पूरी घटना को लेकर के दुख जाहिर किया है और लगातार इस मामले पर नजरें हमारी बनी हुई हैं। अपडेट जैसे ही आएगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश में तेजी से आबादी बढ़ रही है और शहरों पर बढ़ते दबाव के बीच में अब योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले सालों में प्रदेश के शहरी नक्शे को पूरी तरह से बदल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने इन तीनों शहरों के सुनियोजित विकास के लिए करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का यह दावा है कि यह सिर्फ नए आवासीय क्षेत्रों का विस्तार नहीं होगा, बल्कि ऐसे आधुनिक शहर तैयार किए जाएंगे जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए जाएंगे। इसमें बेहतर सड़क नेटवर्क, आधुनिक आवासीय सुविधाएं, रोजगार के अवसर, हरित क्षेत्र और नागरिक सुविधाओं का खास करके ध्यान रखा जाएगा। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों की वजह से लोग लगातार शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसका असर यह हुआ है कि पुराने शहरों पर दबाव बढ़ता गया। ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित कॉलोनियां, सीमित आवास और बुनियादी सुविधाओं पर बोझ जैसी समस्याएं सामने आने लगी। ऐसे में अब सरकार ने यह तय किया है कि केवल पुराने शहरों का विस्तार पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से नए शहरी क्षेत्र विकसित किए जाएं। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन तीनों शहरों का अपना अलग महत्व है। आगरा विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है। ताजमहल की वजह से यहाँ देश विदेश से लाखों पर्यटन पहुंचते हैं। दूसरी तरफ बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र बनकर उभर रहा है। इसके साथ ही प्रयागराज धार्मिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक दृष्टि से बेहद ही अहम शहर माना जाता है। महाकुंभ 2025 के बाद प्रयागराज के विकास की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार का सीधे तौर पर मानना है कि इस परियोजना से लोगों को काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को बेहतर आवासीय और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिस तरह से योगी सरकार लगातार जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनके फायदे की बात कर रही है और लगातार अब ये जो नया यहाँ पर ऐलान हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही जो अलग अलग राज्य हैं और जो अलग अलग शहर हैं उनको भी यहाँ पर सीधे तौर पर बेनिफिट मिलेगा। अब तक जो मामले सामने आए हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी जो योजना है ये योगी सरकार की तरफ से शुरू की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को यहाँ पर एक बड़ी सौगात जो है वो मिल सकती है और उत्तर प्रदेश के नाम यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें सरकार की तो इस पूरी प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से निर्माण गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और शहरी विकास को काफी ज्यादा गति मिलेगी। यानी काफी तेजी के साथ, काफी तेज रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश अब विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। अगर हम अगली खबर की तरफ बढ़े तो सीधा आपको दिल्ली लेकर के चलते हैं। देखिए, दिल्ली की एक अदालत आज यानी 4 जून को साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में फैसला सुना सकता है। इस पूरे मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के साथ साथ 11 लोग मुख्य आरोपी हैं। साथ ही ताहिर हुसैन पर दंगा भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान देने का भी गंभीर आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने पूर्व पार्षद के साथ साथ अन्य 10 आरोपियों के खिलाफ दलीलें और बहस सुनने के बाद मामले में अपना फैसला 4 जून के लिए सुरक्षित रख लिया था।
आपको बता दें कि यह मामला अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक आईबी में तैनात अंकित 25 फरवरी 2020 को अपने दफ्तर से घर वापस आए थे और इसके कुछ देर बाद ही वो दोबारा बाहर गए, लेकिन जब वो काफी वक्त तक वापस नहीं लौटे तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी हत्या करके शव को चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया था। मृतक के पिता ने प्राथमिकी में सीधा आरोप लगाया था कि उनके बेटे अंकित की हत्या पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने मिलकर की थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि ये सभी आरोपी ताहिर हुसैन के कार्यालय पर अवैध रूप से इकट्ठा हुए थे और अंकित शर्मा की निर्मम हत्या करने के बाद उनके शव को ठिकाने पर लगा दिया गया। अंकित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा पर अत्यंत क्रूरता से हमला किया गया। उनके शरीर पर 51 जगहों पर चोटों के निशान थे। उन पर तेज धार वाले हथियार से बार बार वार किए गए। परिवार का आरोप यह भी है कि अंकित को चांदबाग इलाके में भीड़ ने घेर लिया, उस पर बुरी तरीके से हमला किया गया और वहीं पर मार डाला गया। वहीं दिल्ली की अदालत ने 24 मार्च 2023 को इस सनसनीखेज हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए थे। ताहिर हुसैन के अलावा इस मामले के अन्य आरोपियों में हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, नाजिम कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शुएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिर उर्फ मूसा शामिल है। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की अलग अलग गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए थे और इन सभी पर दंगा करने, घातक हथियारों से लैस होकर दंगा फैलाने, विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने, हत्या करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं। इसके अलावा मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन पर अपराध के लिए उकसाने और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान देने का भी आरोप है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान अचानक भड़की भीषण सांप्रदायिक हिंसा से उपजा था। इस दौरान इलाके में बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई और इस भयानक दंगे और हिंसक झड़पों में कुल 53 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग बेहद ही गंभीर रूप से घायल हुए थे। आपको ये भी बता दें कि ताहिर हुसैन घटना के वक्त आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद वो एआईएमआईएम में शामिल हो गए थे और अब इस पूरे मामले पर आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है, जिस फैसले को पहले सुरक्षित रख लिया गया था। अब इस फैसले पर सभी की निगाहें जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं कि दिल्ली दंगों के केस में आज बड़ा ही अहम दिन है और ऐसे में जब कोर्ट का फैसला सामने आएगा तो पता चलेगा कि आखिर इन आरोपियों पर क्या कुछ चीजें आगे होने वाली हैं। अगली खबर का रुख करें तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पौड़ी से उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से चुनावी शंखनाद करेंगे। आपको बता दें पौड़ी गढ़वाल में रैलियों का इतिहास पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है। तो अब राहुल गांधी का यहां पर जाना अपने आप में सियासी बिगुल बजाने जैसा है। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार 1938 और 1944 में पौड़ी आए थे और उन्होंने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया था और उनके दौरे को लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए राहुल गांधी आज मोहम्मद दीपक के जिम को भी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ ही साथ मसूरी में वो स्टे भी करने वाले हैं। तो राहुल गांधी का ये उत्तराखंड का जो दौरा है ये बेहद ही खास होने वाला है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोहम्मद दीपक, जिनका असल में नाम है दीपक कुमार, लेकिन ये फेमस हुए हैं इस वजह से क्योंकि इन्होंने एक भीड़ जब इन पर हावी हो जाती है, उनसे नाम पूछती है तो ये अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हैं और ये पूरा मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, जिसके बाद मोहम्मद दीपक जो है वो आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो आज होगा, तो राहुल गांधी मोहम्मद दीपक के जिम की सदस्यता ले सकते हैं, ये भी दावा जो है किया जा रहा है। अब राहुल गांधी का ये जो दौरा है बेहद ही खास माना जा रहा है। राहुल गांधी के कार्यक्रम के संयोजक और विधायक प्रताप नगर विक्रम सिंह नेगी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा भी लिया है और इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने यह बताया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आज दोपहर में उत्तराखंड पहुंचेंगे और वो वहां पर कंडोलिया मैदान में करीब 1 घंटे पहले सैनिकों के साथ संवाद भी करेंगे।
साथ ही साथ पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, इसके साथ ही तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर के पौड़ी प्रशासन और पुलिस ने भी बैठक की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम चाक चौबंद जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात के साथ बैठक में सीओ सदर तपेश कुमार और बाकी आला पुलिस अफसर भी मौजूद रहे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा टीम भी मौजूद रह रही है और इसके साथ ही इस दौरान वीआईपी रूट और सुरक्षा के साथ ही बाकी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान कोटद्वार के मोहम्मद दीपक कुमार से मिल सकते हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी न सिर्फ दीपक से मिलेंगे बल्कि उनके जिम की सदस्यता भी लेंगे। हालांकि अभी तक इस संबंध में आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी आज उत्तराखंड जा रहे हैं, वहां पर अलग अलग उनके जो कार्यक्रम होने वाले हैं वो लोगों को काफी ज्यादा आज अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड से अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ कांग्रेस का जो इतिहास है वो काफी ज्यादा है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक की नजर डालें तो तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो उत्तराखंड का दौरा करते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का उत्तराखंड जाना और उसके साथ साथ मोहम्मद दीपक के जिम की अगर वो सदस्यता लेते हैं तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है वो और ज्यादा सियासी रूप ले सकता है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अगली खबर का रुख करेंगे बुलेटिन में। भारत की हवाई रक्षा ताकत और भी अब अभेद हो गई है। भारत की शक्ति अब और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल रूस से भारत को अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी स्ट्राइन मिल चुकी है और इस सिस्टम को भारत में सुदर्शन चक्र कहा जाता है। रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते इस सिस्टम की डिलीवरी में कुछ देरी जरूर हुई थी, लेकिन अब समुद्री रास्ते से ये भारत आ चुका है और जल्द ही इसे एक अहम ऑपरेशनल इलाके में तैनात भी कर दिया जाएगा। भारत ने अपनी पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए साल 2018 में रूस के साथ 5 S-400 रेजिमेंटल सिस्टम के लिए सौदा किया था। इसकी पहली 3 स्क्वाड्रन जो है वो भारत पहले ही पहुंच चुकी हैं। अधिकारियों ने यह बताया है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से जो रुकावटें सामने आई थी वो अब दूर हो चुकी हैं और डिलीवरी फिर से तय वक्त पर होने लगी है। उम्मीद यह है कि 5वीं और आखिरी स्क्वाड्रन जो है वो आने वाले कुछ महीनों में भारत पहुंच जाएगी। इसके साथ ही भारत अपने बेड़े का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त S-400 खरीदने की योजना पर भी विचार विमर्श कर रहा है। आपको बता दें कि S-400 सुदर्शन की अहमियत ऑपरेशन सिंदूर से भी समझी जा सकती है, क्योंकि उस वक्त भी S-400 का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ था। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में S-400 ने पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ एक बेहद ही अहम रोल निभाया था। इस डिफेंस सिस्टम ने 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से पाकिस्तान के कीमती सर्विलांस एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। अधिकारियों ने इसे एक रिकॉर्ड रेंज किल करार दिया था। भारत एक बेहद ही मजबूत मल्टी लेयर यानी बहुस्तरीय रक्षा कवच तैयार कर रहा है, जिसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। इसके तहत अलग अलग तरह के हथियारों को एक यूनिफाइड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाला S-400, मीडियम रेंज का बराकेट और DRDO का प्रोजेक्ट कुशा शामिल है। इन सभी के एक साथ नेटवर्क में जुड़ने से भारत एयरक्राफ्ट, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों और यहां तक कि नए हाइपरसोनिक खतरों का भी डटकर मुकाबला कर सकेगा। विदेशी एयर डिफेंस के साथ साथ भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा पर भी तेजी से काम कर रहा है, ताकि वैश्विक स्तर की इंटरसेप्शन क्षमता विकसित की जा सके। इस प्रोजेक्ट के निर्माण और विकास में सोलर इंडस्ट्रीज जैसी रक्षा क्षेत्र की कंपनियां भी अपना योगदान दे रही हैं। आयातित और स्वदेशी सिस्टम के इस तालमेल का मुख्य उद्देश्य भारत की हवाई सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाना और भविष्य के किसी भी खतरे से निपटने के लिए एक अभेद मिसाइल शील्ड तैयार करना है। अगली खबर का रुख करेंगे जो सीधा अमेरिका और ईरान से जुड़ी हुई है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ चल रही बातचीत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है और अगर दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाता है तो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ होर्मुज तुरंत खोल दिया जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कबूल किया है कि किसी समझौते की अभी कोई गारंटी नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, पॉजिटिव है सारी चीजें, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि किसी भी समझौते की कोई गारंटी नहीं है।
व्हाइट हाउस में दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता बहुत अच्छी चल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक सप्ताह तक कोई बड़ी प्रगति देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ भी हो सकता है, इसलिए अंतिम नतीजे को लेकर अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ट्रंप ने यह दावा किया है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री यातायात नॉर्मल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका पहले ही वहां बारूदी सुरंगों को हटाने वाले जहाज तैनात कर चुका है और यह जलमार्ग दुनिया के तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार पर भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अमेरिका इस सामग्री को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और उनका यह भी मानना है कि केवल अमेरिका और चीन ही इसे सुरक्षित ढंग से संभाल सकते हैं। ट्रंप ने आगे ये भी कहा है कि हम इसे हासिल करेंगे। हालांकि ईरान की तरफ से बातचीत को लेकर उतना उत्साह नहीं दिखाया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में संपर्क जारी है, लेकिन अभी तक किसी ठोस प्रगति के संकेत नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि औपचारिक वार्ता तभी आगे बढ़ेगी जब ईरानी जनता के अधिकारों की गारंटी दी जाएगी, लेबनान में युद्ध समाप्त हो और क्षेत्रीय तनाव कम किया जाए। अरागची ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर किसी भी संभावित हमले को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल बेरूत पर हमला करता है तो इसके बेहद ही गंभीर परिणाम होंगे और युद्ध फिर से बड़े स्तर पर भड़क सकता है। सीधा उनका दावा है कि ईरानी सशस्त्र बल पूरी तरह सतर्क हैं और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार है। इस बीच में क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है और हाल ही में कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए घातक हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत भी हो गई और 63 लोग घायल भी हुए हैं। भारत ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सभी पक्षों से नागरिक ठिकानों पर हमले रोकने की अपील की है। कुल मिलाकर के अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत जारी है, लेकिन लेबनान, इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव की वजह से पश्चिम एशिया की स्थिति अभी भी बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है। अब लगातार नजरें जो है वो अमेरिका पर टिकी हुई हैं कि आगे इस पूरे मामले पर उसका रुख क्या होता है। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ बातचीत कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन के साथ साथ नवीनीकरणीय ऊर्जा के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है और भारत के लिए यह दिन भी बेहद ही अहम होगा। दिल्ली में डिप्लोमेसी का आज बड़ा दिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ बातचीत करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुकी हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है और वो इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री, 2019, 23, 24 और 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा पहले भी कर चुकी हैं। लेकिन ये दौरा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बातचीत है वो बेहद ही खास होने वाली है। आपको बता दें, वेनेजुएला का प्रतिनिधि मंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा भी कर सकता है। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना और सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और वेनेजुएला के बीच में ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे और अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। जिस तरह से आज ये जो दौरा है और जो हुआ है उसमें अब बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से। ऐसे में आज का दिन भारत के लिए तमाम चीजों के लिए बेहद ही खास है। उसमें लगातार जो नजरें हैं वो हमारी बनी हुई हैं। मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके सामने तमाम देश दुनिया की खबरें लेकर के। नमस्कार।